इसके पहले की वीडियो एपिसोड में यानी कि फिजिक्स एपिसोड में हमने आपको एक और मतलब अबाउट चार्ज के बारे में बताया, चार्ज की प्रॉपर्टी बताई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपसे डिस्कस किए, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज डिस्कस किए, उसके इनवेरियंस प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, एडिटिव प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस किया। अब मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ आपके साथ। फिर साइंस क्लासेस चैनल पर जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो कूलॉम्स लॉ है। कूलॉम्स लॉ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं, उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे भी हम चर्चा करते रहेंगे आपसे, लेकिन हम यहाँ पहले उस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमारे सामने यूज में आएंगी हम उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इसमें ये सबसे पहले कूलॉम्स लॉ के बारे में, यानी कि जब दो चार्ज एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं तो उसमें फोर्स लगते हैं, यानी कि इंटररिएक्शन फोर्स लगता है। अब वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पे हम एक टॉपिक और यहाँ पे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये यहाँ पे कि लाइक चार्जेस repel to each other। और यहाँ पे दूसरा यहाँ पे आएगा, ध्यान देना, पहली चीज हमने ये जोड़ी है और दूसरी चीज यहाँ पे जोड़ेंगे डिसलाइक चार्जेस। डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अट्रैक्ट टू ईच अदर यानी कि ये दो चीजें होंगी, यानी कि जब भी टू static point charge interreact with each other, then they applied a force of repulsion or attraction, which is known as Coulomb force or electrostatic force. The nature of the force depends on the nature of charge। यानी कि जब दो चार्ज जो पॉइंट चार्ज हैं रेस्ट पोजीशन में हैं, जब एक दूसरे से इंटरएक्ट करते हैं तो उनके बीच क्या होता है, एक फोर्स अप्लाई होता है। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, बट ये जो नेचर है फोर्स का ये टोटली बेस्ड ऑन नेचर ऑफ चार्ज। और कैसे, ध्यान देना, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड डिसलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। यानी कि समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे। समान आवेश का मतलब क्या, दोनों या तो प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और यदि डिसलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच। और डिसलाइक चार्जेस का मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। ध्यान देना। तीसरी चीज यहाँ पे देखो आएगा कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ स्टेटमेंट यहाँ पे है, ध्यान देना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Fe is equal to Q1 Q2, और सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। Fe is directly proportional to 1/r square। ये दो इसमें लॉ यूज होते हैं जिसमें आपसे, क्योंकि नीट्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बोर्ड क्लासेस में ये लिखने के लिए भी देता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी होता है ये कि वेक्टर फॉर्म में लिखना, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इसको डिस्क्राइब करना। इसलिए यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले हम आते हैं कूलॉम्स लॉ पे। हमने सबसे पहली चीज आपसे ये बताई, फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक ना, इन कूलॉम्स लॉ। पहला स्टेटमेंट आपका ये है कि व्हेन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज
interreact with each other, ठीक है, then they are applied a force on each other which is known as Coulomb force or electrostatic force. The nature of electrostatic force is based on the nature of charge. Like charges repel to each other, dislike charges attract to each other. According to Coulomb's law, the electrostatic force interaction between two static point charge is directly proportional to the product of charges, यानी कि यदि दो चार्ज है Q1 Q2, then क्या electrostatic force between them Fe is directly proportional to Q1 into Q2, यानी कि दोनों के amount of charge को multiply कर देंगे is directly proportional to Fe. दूसरा inversely proportional to the square of the distance between them, यानी कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². ओके, अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है कूलॉम्ब फोर्स का, तो कूलॉम्ब फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r² हो जाएगा, वेयर K इज इक्वल टू कूलॉम्ब्स कांस्टेंट. ये कूलॉम्ब्स कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 होती है या 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर होता है. अभी यहाँ पे एक चीज और हम लिखते हैं, ध्यान देना, यूनिट आपने लिख लिया, डायमेंशन ऑफ के हो जाता है. डायमेंशन ऑफ की ये हो जाएगा m1 L3 T-4 A-2 हो जाता है. एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है. फ्री स्पेस इसकी जो यूनिट होती है, ध्यान देना, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट ये होता है जस्ट अपोजिट कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है. ठीक है ना. वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 होता है कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है. इसका डायमेंशन ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, के का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि के पे जहां पे m-1 L-3 T पे पावर +4 A पे पावर 2 एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा. यानी कि इसका जो डायमेंशन होगा, देखो जो डायमेंशन होगा ये होगा m-1 L-3 T पे पावर 4 A पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा. ये इसका डायमेंशन हो जाएगा. ओके, तो ये कूलॉम्ब्स लॉ से रिलेटेड चीजें आपके सामने रहेगी. अब इसमें हम आपसे ध्यान देना कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कूलॉम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. यहाँ पे देखो दो पॉइंट चार्ज लिए गए हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है. इसकी पोजीशन वेक्टर R1, इसकी पोजीशन वेक्टर है R2. अब जो फोर्स Q2 द्वारा, ध्यान देना, यानी कि फोर्स ऑन Q1 पे जो फोर्स होगा किसके द्वारा, ड्यू टू Q2, यहाँ पे Q2 द्वारा इस पर फोर्स लगेगा, वो F12 होगा, यानी कि पहले पे लग रहा है, दूसरे के कारण लग रहा है. और दूसरे द्वारा, ध्यान देना, दूसरे पे लगेगा, पहले द्वारा वो ये होगा. तो इधर से इधर के डायरेक्शन को हम R21, क्योंकि दो से पहले की ओर है, दूसरे से पहले की ओर, इसलिए वेक्टर R21 लगेगा F12 के लिए. इसलिए देखो यहाँ पे लिखा गया वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई मॉड कितना वेक्टर R21, यहाँ पे ये लिखा हुआ है. दूसरी चीज फोर्स ऑन Q2, इस पर, इसके द्वारा इस पर कितना लगेगा, Q1 से Q2 पर कितना लगेगा, तो F21 है, और F21 की जगह पे क्या आ जाएगा, इस डायरेक्शन में जो आएगा वो 1 2 आएगा, इसलिए R12 सिलेक्ट करेंगे. यहाँ पे जाएगा मॉड R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप. R21 ध्यान देना, R21 ये इसी की निकालते हैं, तो इसमें क्या होगा, OA जिस डायरेक्शन में होता है उसको पहले लेते हैं, तो R1 पहले हो जाएगा माइनस R2 हो जाएगा. और R12 जब लेंगे तो R12 देखो 1 2 2 बाद में पहले, ये देखो 2 आया है, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा. और इस प्रकार से यहाँ पे कूलॉम्ब्स लॉ इन
द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर जब लिखेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर यू नो दैट ए कैप इज इक्वल टू होता है कितना, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू होता है कितना, मॉड वेक्टर, बोलना, ए कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए अपॉन होता है मॉड वेक्टर ए। तो इसके थ्रू हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्यूब में ला दिया। अब इसकी वैल्यू हमने यहां से उठा करके रख दी इसमें, ये हो गया किसमें, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अब देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें इसमें यहाँ पे ले रहे, ठीक है ना, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होगी अब उस पर चर्चा करते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 हो गया, Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो फोर्स कैसा होगा, बोलना, देन फोर्स होगा कितना, बोलना, रिपल्सिव होगा। फोर्स होगा रिपल्सिव। दूसरा मान लो यदि यहाँ पे Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 हो गया, तो लेस देन 0 कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स होगा ये अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव आएगा। यदि मान लो Q1 प्लस Q2 आ रहा है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो भी यही आएगा, ध्यान देना, देन फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स होगा क्या, अट्रैक्टिव होगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इन सब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना चाहिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। रेंज कितना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, रेंज ऑफ फोर्स, बोलना, तो ये होता है 10 टू द पावर -15 मीटर टू इनफाइनाइट होता है। ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, सेंट्रल फोर्स होता है। और क्या होता है, बोलना, बोलो, सेंट्रल फोर्स के बाद कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये इतनी चीजें आपके कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड में ध्यान देना। फिर एक बार इसको आप रिवाइज कीजिएगा, इसको पढ़िएगा। अगले एपिसोड में हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ, कूलॉम फोर्स पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। फोर्स कहाँ जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो होता है, तो कहीं नहीं जाइएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक नोटिफिकेशन डायरेक्ट भेज सके। बेल आइकन को आप